कब से मूलचंद के मरने का इंतजार था हमें। आखिरकार जब वह इतने सालों के बाद ऊपर गया, तो यह उसकी चतुर बहू हमें अपना काम नहीं करने दे रही। हाँ, देखो तो कैसे टांग गड़ा रही है। अरे यह बौना भला सब काम संभालेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं इस बोने को मालिक नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक गांव में मूलचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। वैसे तो मूलचंद गांव के सबसे संपन्न सेठों में से एक था, लेकिन उसका बेटा बौना था और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन वह अपने बेटे से कहता है, बेटा चमनलाल, जाओ और जाकर मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने खेती का हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहां जाने में क्या परेशानी है? पिताजी, मैं जब भी आपके कामकाज करने जाता हूँ तो सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं। आपस में एक दूसरे को इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते भी हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैं बौना हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें यह सब संभालना है। अगर तुम अभी से चीजों को नहीं सीखोगे तो मेरे बाद कैसे सब संभाल पाओगे? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही ठीक हूँ। बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझसे यह सब सहा नहीं जाता है। इतना कहकर चमनलाल वहां से नाराज होकर चला जाता है। मूलचंद बहुत अच्छे से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मैं चमनलाल को कितना भी समझा लूं, लेकिन मैं जानता हूं कि गांव वाले उसे कितना तंग करते हैं। बात बात पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा और वो भी उसके शरीर को ले लेकर, तो इंसान बाहर जाने से तो घबराएगा ही, लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ। आज मैं हूँ और कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसे में मुझे अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर उसका परम मित्र नथी सिंह आ जाता है। किन विचारों में डूबे हो भाई? अरे नत्थी, आओ आओ। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही चमनलाल के बारे में सोच रहा था। चलो, अब तो एकदम ठीक मौके पर आया हूँ। क्या मतलब है? चमनलाल बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नत्थी, हमेशा तो हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन चमनलाल के बौने शरीर के कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। तो फिर यह कौन है जो अपनी बेटी का रिश्ता लाया है? बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जानने में एक आदमी है। उसके माता पिता नहीं है, बस एक बहन है, लेकिन उसकी पत्नी दिन रात उसकी बहन के साथ बुरा सुलूक करती है। तंग आकर वह उसकी शादी कर देना चाहता है ताकि कम से कम ससुराल में वह चैन से रह सके। अच्छा, तो यह क्या बात है? लड़की सुशील है, काफी समझदार है, अपने चमनलाल बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन क्या उन लोगों को चमनलाल के बौनेपन के बारे में पता है? हाँ हाँ, सब पता है। उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है। उसकी बहन का घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी संवर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही चमनलाल से बात करके तुम्हें बता दूंगा। इसमें बात क्या ही करनी है भाई? देखो, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। अगर तुम हाँ करो तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। अच्छा ठीक, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम भी तो चमनलाल को अपने बेटे जैसे ही मानते हो, और वैसे भी मुझे अब चमनलाल के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती जीते जी। चमनलाल को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके तुम चमनलाल की शादी करवा दो, ताकि मैं उसकी चिंता करना छोड़ दूं। अब तुम चमनलाल की चिंता करना छोड़ ही दो। मैं जल्दी ही चमनलाल की शादी करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नत्थी इतना कहकर वहां से चला जाता है। मूलचंद रात के समय अपने बेटे से शादी की बात करता है।
उसकी बात सुनकर चमनलाल को कुछ खास खुशी नहीं होती है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बौने इंसान से भला क्यों करेगी शादी? ये लड़की भी मजबूर है, इसलिए तो शादी कर रही है ना। शायद वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी। बेटा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं समझता हूँ कि समाज के व्यवहार के कारण तुम बहुत ही नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जी पिताजी, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। चमनलाल और उसके पिता को आने वाली बहू से बहुत उम्मीदें थीं। कुछ ही दिनों में चमनलाल की शादी कल्पना नाम की लड़की से हो जाती है। कल्पना सुंदर, सुशील और बहुत ज्यादा चतुर लड़की थी, लेकिन चमनलाल को उससे बात करने में बहुत संकोच होता था। एक दिन मूलचंद कल्पना से कहते हैं, देखो, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर में रहना। अब से चमनलाल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? बेटी, चमनलाल बहुत भोला है। उसके बौनेपन के कारण सबने हमेशा उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए वह ज्यादा दुनियादारी सीख नहीं पाया। मुझे बस इस बात का सुकून है कि अब तुम उसके जीवन में आ गई हो। तुम बहुत होशियार हो। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। आप उन्हें समझाइए कि वह मुझसे बात किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे समझाऊं। बेटी, चमनलाल दरअसल अपनी माँ के बहुत करीब था। उसके गुजर जाने के बाद कभी कोई उसके दिल का हाल जान ही नहीं पाया, मैं भी नहीं। वह सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। आप उन्हें समझाइए कि वह मुझसे बात किया करें। ठीक है बेटी, मैं उसे समझाऊं। बेटी, चमनलाल दरअसल अपनी माँ के बहुत करीब था। उसके गुजर जाने के बाद कभी कोई उसके दिल का हाल जान ही नहीं पाया, मैं भी नहीं। वह सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं आ गई हूँ ना, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। अच्छा ये बताइए, चमनलाल जी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसे दाल आमलेट बहुत पसंद है। लेकिन बेटी, तुम ये क्यों पूछ रही हो? अब मैं अपने और उनके रिश्ते की शुरुआत करूंगी। कल्पना की बात सुन मूलचंद बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन कल्पना चमनलाल के लिए दाल आमलेट बनाती है। यह लीजिए चमनलाल जी, आपके लिए दाल आमलेट बनाई है। क्या दाल ऑमलेट? अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना। मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे दाल ऑमलेट पसंद है? हाँ जरूर, पिताजी ने बताया होगा, है ना? जी हाँ, उन्होंने ही बताया है। वैसे आपने मुझे धन्यवाद कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं सारी उम्र आपके लिए कुछ ना कुछ करती ही रहूंगी। तो क्या आप मुझे हर बात पर धन्यवाद कहेंगे? चमनलाल यह सुनकर एकदम चुप हो जाता है। कल्पना को उसकी चुप्पी देखकर कुछ अजीब सा लगता है। क्या हुआ चमनलाल जी, आप एकदम चुप क्यों हो गए? आपके दिल में कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ। असल में कल्पना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। दरअसल अभी तक मैंने कभी किसी से खुल के बात ही नहीं की। मेरे बौनेपन के कारण कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन सका। पिताजी का इतना नाम था, फिर भी लोगों ने सिर्फ उनका ही सम्मान किया। मुझे हमेशा मजाक और अपमान सहना पड़ा। ऐसे में तुम्हारा मुझसे इतने सम्मान और प्यार से बात करना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या बस इतनी सी बात आपको परेशान कर रही है? देखिए, आप लंबे नहीं हैं। इस बात से आपके स्वभाव या आपके मन का कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको आपके मन के स्वभाव से जानना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कल्पना कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। शायद अब मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकेगी। मैं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता था। आज पहली बार मुझे किसी से बात करके उतना ही अच्छा लगा।
जितना माँ के साथ लगता था। मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई। चमन लाल जी, अच्छा, अब आप जल्दी से दाल आमलेट खा लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। ओ हाँ जरूर। कल्पना और चमन लाल ने खुशी खुशी अपना नया जीवन साथ में बिताना शुरू किया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। कुछ ही दिनों में मूलचंद का स्वर्गवास हो जाता। इस हादसे से चमन लाल को काफी गहरी चोट लगती है। उसके पिता के अलावा अब उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। ऐसे में कल्पना ने उसे बहुत संभाला। एक दिन जब चमन लाल अकेले आंगन में बैठा हुआ था, तब कल्पना उसके पास आकर कहती है, चमन लाल जी, मुझे मालूम है यह सही समय नहीं है इस बात के लिए, लेकिन अब आपको पिताजी की जगह पर सारे काम संभालने पड़ेंगे। कल्पना की बात सुनकर चमन लाल चौंक जाता है। वह घबराते हुए कहता है, क्या मैं नहीं कल्पना? यह सब मेरे बस का नहीं है। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बौना बौना कहेंगे, मेरी बात भी क्यों सुनेंगे? मैं बौना जो हूं। लेकिन अब आप ही इस घर के और कारोबार के मालिक हैं, तो आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही संभालना होगा। इसलिए देर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मगर कल्पना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। चमन लाल और कल्पना आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मूलचंद के मुंशी जी और एक खास आदमी रतन लाल आ जाते हैं। हाँ बहू रानी, छोटे मालिक एकदम ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कभी भी कामकाज नहीं संभाला, तो फिर आखिर यह कैसे सब कुछ अचानक से करेंगे? जी हाँ, इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं और मुंशी जी काम संभाल लें। फिर जब छोटे मालिक को ठीक लगेगा, तब वह आ जाएंगे और काम संभाल लेंगे। तुम सही कहते हो, यही ठीक रहेगा। नहीं भला, ऐसे कैसे हो सकता है? यह काम आपका है चमन लाल जी, इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा। नहीं कल्पना, मैंने कहा ना, मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना बोलकर चमन लाल गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। कल्पना भी उसके पीछे जाती है। मुंशी और रतन लाल आपस में बात करने लगते हैं। कब से मूलचंद के मरने का इंतजार था हमें। आखिरकार जब वह इतने सालों के बाद ऊपर गया, तो यह उसकी चतुर बहू हमें अपना काम नहीं करने दे रही। हाँ, देखो तो कैसे टांग गड़ा रही है। अरे यह बौना भला सब काम संभालेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे क्या? ऐसे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अगर इस कल्पना ने इस बोने में आत्मविश्वास भर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं इस बोने को मालिक नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंशी और मोहनलाल वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वह दोनों फिर आते हैं और इस बार दोनों एक नए षड्यंत्र के साथ आए थे। बोलिए क्या बात है? आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? जी, वो हम दोनों ने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दे। वो जब तक आप काम के लिए तैयार नहीं है, तब तक क्यों ना आप कल्पना बहू को काम संभालने दे। हाँ जी, बहू इतनी समझदार है ना, हमें विश्वास है कि वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। कल्पना और चमन लाल दोनों यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कल्पना समझदार थी, इसलिए वह तुरंत समझ जाती है कि यह सब मुंशी और रतन लाल की चाल है। वह दोनों चाहते हैं कि कल्पना और चमन लाल के बीच में मनमुटाव आ जाए, इसलिए वह तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, इसकी भला क्या जरूरत है? चमन लाल जी के होते हुए मैं कोई काम नहीं संभालू लूंगी। लेकिन बहू रानी, अभी तक छोटे मालिक ने कभी कोई काम नहीं किया है, तो अचानक से कैसे कर पाएंगे? चमन लाल जी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि पिताजी सब संभाल रहे थे। बड़ों के होते हुए बच्चे भला जिम्मेदारी लेते हैं क्या? लेकिन अब सब समझ आ गया है, वह सब देख लेंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए और वापस काम पर जाइए। कल्पना का ऐसा जवाब सुनकर मुंशी और रतन लाल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चमन लाल कहता है, तो तुमने ठान लिया है कल्पना कि मैं पिताजी का काम संभालूं? जी बिल्कुल, यह लीजिए, यह साल भर का हिसाब किताब और लेखा जोखा है। इससे आपको हिसाब किताब समझने में आसानी होगी। कल्पना चमन लाल को काम बताकर दूसरे कमरे में चली जाती है।
वहां जाकर वह सोचती है, यह मुंशी और रतनलाल बहुत ही चालू आदमी हैं। इन्होंने मेरे और चमनलाल जी के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि इन दोनों से बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा। अगले दिन मुंशी जी फिर से आते हैं। इस बार चमनलाल में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि कल्पना उसके पीछे खड़ी होकर हिम्मत दे रही थी। जी कहिए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? छोटे मालिक, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप सब कुछ देखेंगे, तो फिर काम शुरू करते हैं। दरअसल आपके पिताजी एक बड़े ही नेक इंसान थे। उन्होंने गांव के लोगों की बहुत तरीके से मदद की है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुंशी जी। अब आप भी उनकी इस प्रथा को आगे बढ़ाइए। मेरे पास कुछ बेबस और परेशान लोग आए थे। उन्हें डर था कि शायद अब उनका सहारा कोई भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप उनकी मदद जरूर करेंगे, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर उनकी मदद करूंगा। जी बहुत अच्छे, तो उन्हें कुछ धन की जरूरत है, आप उन्हें दे दीजिए। आपके पिताजी ने कभी भी किसी जरूरतमंद को पैसे देते वक्त उनसे ब्याज की मांग नहीं की, इसलिए लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे मदद लेने आते थे। अच्छा ठीक है, अगर पिताजी ने ब्याज नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूंगा। मैं भी बिना ब्याज के ही लोगों को पैसे उधार पर दे दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कल उन लोगों को लेकर आऊंगा, छोटे मालिक। मुंशी जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बिना ब्याज के कहीं पर पैसे उधार पर मिलते हैं। कल्पना की बात सुनकर मुंशी कुछ लड़खड़ा हुए बोला, जी मिलते तो नहीं हैं, पर बड़े मालिक देते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए अपनी उदारता का परिचय देते हुए वह ब्याज के बिना ही पैसे दे देते थे। लेकिन मुंशी जी, ऐसा करना तो सही नहीं होगा ना? मुंशी फिर से कल्पना और चमनलाल के बीच में मतभेद लाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, जैसा आप बोले बहुरानी। मैं सबको मना कर देता हूँ और बता देता हूँ कि पैसे ब्याज बिग पर ही मिलेंगे। इतना बोलकर मुंशी जाने लगता है, मगर चमनलाल उसे रोक लेता है। नहीं मुंशी जी, रुक जाइए। हम बिना ब्याज के ही पैसे देंगे, जैसे हमारे पिताजी करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। चमनलाल की बात सुनकर मुंशी मन ही मन खुश होते हुए कहता है, जी लेकिन बहुरानी तो कह रही थी कि। मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए यहाँ से और कल शाम को सबको लेकर आ जाना। मुंशी का इरादा पूरा हुआ और वह खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन कल्पना को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह चमनलाल से कहती है, चमनलाल जी, मुझे आपका आज का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कल्पना, अब जब तुमने मुझ पर औरों से ज्यादा विश्वास दिखाया है, तो फिर तुम मेरे पहले ही फैसले पर शक क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है चमनलाल जी, लेकिन मेरा दिल इस फैसले के लिए गवाही नहीं दे रहा है। ठीक है रेखा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं मुंशी जी से मना कर दूंगा। अब जब तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे खुद भी कैसे होगा? इतना बोलकर चमनलाल चुप हो जाता है। कल्पना समझ जाती है कि चमनलाल भोला है और उसे मुंशी के इरादों के बारे में समझाना व्यर्थ है, इसलिए वो कहती है, ठीक है, आप उन्हें पैसे देने से मना मत करिए। एक काम करिए, उन्हें कल सुबह सुबह यहीं बुला लीजिए, फिर उन्हें पैसे दे दीजिएगा। यह सुनकर चमनलाल खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह ही मुंशी को बुला लूंगा। अगले दिन मुंशी अपने साथ सबको लेकर आता है। मालिक, यह वह सब लोग हैं जिन्हें सहायता चाहिए।
आप इन्हें पैसे दे दीजिए। जी जरूर। आप बड़े दयालु हो मालिक। आपने इस मुसीबत के समय में हमारे ऊपर बड़ी दया की है। बिन ब्याज के पूरे गांव में कोई भी कर्जा नहीं देता है, लेकिन आप देकर हमारे लिए महान हो गए। उस आदमी की बात सुनकर कल्पना कहती है, जी महान तो यह है ही, लेकिन पहले जरा आप यह बताइएगा कि आप लोगों को कर्जा किस लिए चाहिए, जरा हमें भी तो पता चले। जी दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए आपसे पैसे उधार लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, और आप लोग आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, जरा विस्तार से बताइएगा। जी मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। अलकत, मुझे खेती के लिए बीज और कीटनाशक खरीदने हैं। पिछले 2 साल से मेरा खेत खाली पड़ा है। पैसों की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा, और जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारी बात सुनने से ही मालूम होता है कि आप सबकी जरूरतें काफी बड़ी हैं। ठीक है, हम आप सबको पैसे दे देंगे, वो भी बिना ब्याज के, लेकिन साथ ही आपको बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कल्पना की बात सुनकर चमनलाल मुंशी और वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो कल्पना? क्या गिरवी? मगर ये लोग भला क्या गिरवी रखेंगे? बहू, यह सब तो मजबूर और गरीब है, तभी यहाँ पर आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ, यह तो आपने एकदम ठीक कहा, और इसलिए हम इनकी मदद करने को तैयार भी हैं, और वह भी बगैर ब्याज के। अब इन्हें भी हम पर विश्वास करना चाहिए। जैसे ही लोग हमारे पैसे लौटाए, हम इनकी गिरवी रखी चीज इन्हें वापस दे देंगे। कल्पना, ये लोग बहुत गरीब हैं, फिर ये गिरवी क्या रखेंगे? आखिर यह सब लोग रह तो अपने अपने घरों में ही रहे हैं ना, तो यह अपना घर गिरवी रख सकते हैं। कल्पना की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या घर? मगर घर कैसे दे सकते हैं हम? क्यों? हम आप पर विश्वास करके आपको इतना धन दे सकते हैं, मगर आपको हम पर विश्वास नहीं। आपके घर हमारे पास एकदम सुरक्षित रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना घर गिरवी नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग नहीं। मुंशी जी, आपने बस इतना कहा था कि उधारी पर पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में अपना घर देना पड़ेगा। ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई थी। हाँ, आज और क्या, हमें इतनी भी जरूरत नहीं है पैसों की। आपने ही कहा था कि बिना ब्याज के पैसे दिलवा दूंगा, बदले में कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो तो हमें मंजूर था, लेकिन यह घर गिरवी रखने की बात तो हमें नहीं बताई गई। कल्पना और चमनलाल ये सुनकर चौंक जाते हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुंशी जी, क्या ये सच है? मुंशी कांपती हुई आवाज में चमनलाल से बोला, जी नहीं, यह सब झूठ बोल रहे हैं। तुम सब जाओ यहाँ से। और मुंशी जी, कल से आपको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। चमनलाल की बात सुनकर मुंशी का जरा सा मुंह हो जाता है, लेकिन गलत होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं सकता, और वह काच ओपा ये चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चमनलाल कल्पना से कहता है, कल्पना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुंशी जी ने ऐसा किया। ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने हमें ऐसे धोखा दिया। भाई, ना जाने उन्होंने और कितनी बार हमें धोखा दिया होगा। जी वो तो जब मुंशी जी उन लोगों को पैसे दिलवाने के लिए इतना जिद कर रहे थे, तभी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने यह वाली योजना बनाई। मुझे पता था कि जिसे सच में पैसों की जरूरत होगी वह ब्याज कम हो या ज्यादा पैसे ले ही लेगा, और अगर उसे बिना ब्याज के पैसे मिल रहे हैं तो घर गिरवी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को असल में पैसों की जरूरत थी ही नहीं, ये तो बस मुंशी जी के कहने पर आए थे। वाह कल्पना, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। आज तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही हमारा इतना नुकसान होने से बचा है। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे बिना मैं क्या करता? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी में भला उपकार कैसा? हमारे बीच तो बस विश्वास और प्रेम रहेगा। चमनलाल कल्पना की बात सुनकर बहुत खुश होता है।
उसे जीवन भर बौने होने के कारण कोई दोस्त या किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिला था, पर अपनी पत्नी कल्पना में उसे दोनों मिल गए। इसके बाद दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया।